यार वैगन स्कोडा गाड़ियों की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो हम मुड़ते हैं मारुति या फिर hyundai की तरफ। इन गाड़ियों में हर एक चीज आपको मिलती है जो कि एक आइडियल गाड़ी में होनी चाहिए। उसके बावजूद ये गाड़ियां बिकती क्यों नहीं है, इसके सेल्स इतने कम क्यों है, डिटेल में जानेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि जर्मन गाड़ियां स्कोडा या फिर वैगन को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन लेने से पहले उनको डर लग रहा है काफी सारी चीजों को लेके, और वो एंड ऑफ द डे फिर से मारुति या फिर Hyundai की तरफ जाते हैं। तो आपके मन में ऐसे कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमारे वीडियोस आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और साथ ही साथ परचेस के वक्त काफी सारे डिस्काउंट अवेल करने में और आपके पैसे बचाने में भी हेल्प करेंगे। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा, मैं 2 सेकेंड वेट करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखा कितना आसान था और फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। तो सीधा हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बताना चाहूँगा मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। मैं कुछ काम से मुंबई आया था और यहाँ के पानी की वजह से पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही तबीयत ख़राब चल रही है, हालत ख़राब हो चुकी है। मेरी आवाज़ भी ठीक से निकल नहीं रही है। तो मेरे मुंबई में जो भी दोस्त है प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, खास करके पानी देख के उबाल के पिएगा। आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इससे सफ़र कर रहा हूँ। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मिथ है कि स्कोडा या फिर वैगन जो है ये नकली जर्मन है, सूडो जर्मन है। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बता रहे थे। तो सबसे पहले उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये नकली जर्मन असली जर्मन कुछ नहीं होता है। या फिर जर्मन है या फिर जर्मन नहीं है। स्कोडा वैसे तो ओरिजिन इसका चेक रिपब्लिक से है, लेकिन इसको ओन करती है वैगन जो कि एक जर्मन कंपनी है। इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजी है, इसके इंजन है, हर एक चीज वैगन के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। तो 90% ये जर्मन ही हो गई। बाय ओरिजिन ये जर्मन ना हो, लेकिन वैसे तो ये जर्मन ही है। वैगन तो खैर प्योर जर्मन ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि नकली जर्मन असली जर्मन, दोनों भी प्योर जर्मन कार्स है, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। जर्मन स्ट्रेटेजी इन दोनों कंपनियों के पीछे है। तो ये बिल्कुल जर्मन कार्स है। तो ये आप मत सोचिएगा कि नकली जर्मन है, क्योंकि ये सस्ती है, सस्ते प्राइस पॉइंट पे आती है, लेकिन आपको वही जर्मन फील, वही जर्मन टेक्नोलॉजी, वही जर्मन इंजीनियरिंग आपको इन गाड़ियों में भी मिलती है। तो ये सवाल तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये प्योर जर्मन कार्स ही है, चाहे लोग कुछ भी बोले। उसके बाद हम दोनों गाड़ियों की बात करते हैं, इसमें हमको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये दोनों कंपनियों की हर एक गाड़ी जानी जाती है अपने टॉप नॉच सेफ्टी के लिए। ये भले कितना भी कॉस्ट कटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, प्राइस कम करे ज़्यादा करे, लेकिन सेफ्टी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलती है एक टॉप नॉच सेफ्टी। चाहे वो स्कोडा हो, चाहे वो वैगन हो, इनकी सस्ती से सस्ती गाड़ी हो, महंगी से महंगी गाड़ी हो, सेफ्टी के मामले में टॉप नॉच है। उसके बाद इसके इसके जो गियर बॉक्स है, ये सबसे एडवांस्ड आपको गियर बॉक्स आपको वैगन स्कोडा की गाड़ी में मिलती है, जो कि सबसे क्विकेस्ट है और सबसे स्मूथेस्ट है। इसके बाद आपको जर्मन टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी इनके हर एक गाड़ियों में मिलती है, चाहे वो काइलैक हो, चाहे वो जेटा हो, पसैट हो, सुपर्ब हो। आपको यहाँ पे हाई एंड जर्मन टेक्नोलॉजी इनकी हर एक गाड़ियों में मिलती है। पावरफुल आपको इंजन मिलता है, आपको बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग मिलती है, जो कि शायद ही कोई दूसरी गाड़ी सेगमेंट में ऑफर करती हो। और आपको यूरोपियन टाइमलेस डिजाइन, दिखने में बहुत ही खूबसूरत गाड़ियां ये लोग बनाते हैं, जो कि टाइमलेस डिजाइन के साथ आता है। आप आज की गाड़ी 10 साल बाद देखो या फिर 10 साल पुरानी गाड़ी आज देखो, ये टाइम के साथ उतनी ही रिलेवेंट लगती है जितनी कि एक रिसेंटली लॉन्च्ड कार। तो हम ऑफरिंग की बात करें तो 5 स्टार सेफ्टी, क्विकेस्ट एंड स्मूथेस्ट गियर बॉक्स, जर्मन टेक्नोलॉजी, पावरफुल इंजन, एक्सलेंट राइड एंड हैंडलिंग और यूरोपियन टाइमलेस डिजाइन। ये चीजें एक आइडियल गाड़ी में जो जो चीजें होनी चाहिए, हर एक चीज आपको ये गाड़ियां प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीजें मिलने के बाद भी गाड़ियां बिकती क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये कि गाड़ी बिकती क्यों नहीं है, इतने कम सेल्स क्यों है। अब हम जानेंगे कुछ रीजन जिसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल ज्यादा हो नहीं पा रही है। इसके सबसे पहले जो रीजन में आता है वो है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट का परसेप्शन। जो भी स्कोडा वैगन गाड़ियों का नाम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हमारे दिमाग में आता है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जहाँ पे मारुति, ह्यूंडई, होंडा, इन सब गाड़ियां बहुत ही सस्ते में मेंटेन हो जाती है, सर्विस हो जाती है। वहीं पे परसेप्शन बना है कि स्कोडा वैगन की गाड़ियों को मेंटेन करना एक बहुत ही भारी चीज है, बहुत ही ज्यादा आपको कॉस्ट यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है।
उसके अलावा जो डीएसजी गियर बॉक्स है, इसके फेल्योर के डर के वजह से भी लोग इन गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। इसके अलावा तीसरा रीज़न है, इन गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत कम है। जहाँ पे हम मारुति गाड़ी बेचने को जाए, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ह्युंडई बेचने को जाए, इवन होंडा बेचने को जाए, इवन टाटा महिंद्रा बेचने को जाते हैं, तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है कंपेयर टू स्कोडा एंड वोक्सवैगन। उसके अलावा इनके सर्विस नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है, खास करके टियर 2 और टियर 3 सिटी में इनके कुछ गिनती के बराबर सर्विस नेटवर्क है, जिनके कारण लोग इन गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे शहर है, टियर 3 में खास करके बहुत ज़्यादा सिटीज़ है, वहीं पे इनकी रीच बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, जिसके वजह से ज़्यादा बायर इनको अट्रैक्ट होते नहीं है, क्योंकि उनका नेटवर्क ही नहीं है इन सिटीज़ में। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल हो नहीं पा रही है या फिर हो नहीं रही है। अब आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ ग्राउंड रियलिटीज कि असल में क्या ये गाड़ियां इतनी बुरी है कि आपको इसको खरीदने से बचना चाहिए। तो आखिरी सेगमेंट में जाने से पहले मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपकी हर एक गाड़ी में होनी चाहिए, नो मैटर आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो, नैनो, रोल्स रॉयस, वॉक्सवैगन, होंडा, ह्युंडई, कोई भी गाड़ी हो, ये एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहला आता है ये टायर इन्फ्लेटर। आप फैमिली के साथ कहीं पे लंबे ड्राइव पे जा रहे हो, आसपास कोई टायर की दुकान नहीं है, गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो ये टायर इन्फ्लेटर आपकी इमरजेंसी में बहुत हेल्प करेगा। ये हर एक गाड़ी में होना चाहिए। मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी, आप उसको आज ही जाके परचेस कर सकते हो। अप टू 60% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा डैश कैम क्यों लेना चाहिए अलग से बताऊंगा नहीं, ये हर एक गाड़ी में मस्ट हैव फीचर है, होना ही चाहिए। उसके बाद ये 100-150 रुपए की चीज़ है सेफ्टी हैमर, आपके भी काम आएगी, किसी और के भी काम आएगी। इमरजेंसी में हर एक गाड़ी में 2 से 3 सेफ्टी हैमर होने ही चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स, कुछ एक्सेसरीज है, जैसे कि 7D मैट्स हो गए, सन डोर वाइजर्स हो गए, सन वाइजर्स हो गए। हर एक चीज़ का मैंने आपको लिंक यहाँ पे दिया है, जो जो चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। अप टू 60% का डिस्काउंट है, आप उसको अवेल कर सकते हो। तो आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या ये गाड़ियाँ इतनी बुरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। जो इनकी रिसेंटली गाड़ियां है 1 लीटर TSI या फिर जो पुरानी 1.6 MPI इंजन की भी गाड़ी थी, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर आता था, ये गाड़ियां स्पेशली मास मार्केट के लिए बनी है। इसमें रिलायबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं है। जो आपने स्टोरी सुनी थी DSG फेल्योर की, वो 1.5 या फिर जहाँ पे DSG गियर बॉक्स आता है, उसमें कुछ दिक्कतें आती थी, उसके पीछे भी रीजंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 1.6 MPI इंजन थे या फिर जो अभी के 1 लीटर TSI इंजन है, इसमें रिलायबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं है। आप इस गाड़ियों को 8 साल 10 साल आराम से चला सकते हो। मेरे खुद के पास रैपिड है 1.6 MPI, आज तक इसमें कोई भी दिक्कत आई नहीं है। इवन मैं स्लाविया चला रहा हूँ, इसमें भी आज तक कोई दिक्कत आई नहीं है। तो 1.0 में रिलायबिलिटी की इशू नहीं है। लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं DSG को, उनको लगता है कि स्कोडा वोक्सवैगन की हर एक गाड़ियों में इशू आएगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे DSG गियरबॉक्स था वहाँ पे इशूज आए थे, उसके अलावा जहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर है उसमें कोई भी इशू नहीं है रिलायबिलिटी को लेके। दूसरी चीज, जो DSG को लेके डर था, उसके पीछे एक अलग एनालिसिस है। जब DSG गियरबॉक्स इंडिया में आए थे, ये बहुत ही हाई एंड और बहुत ही एडवांस गियरबॉक्स थे, लेकिन इसको एक मेंटेन करने का तरीका भी होता है। जिस बंदे ने लाइफ टाइम स्कॉर्पियो चलाई है, बोलेरो चलाई है, उस समय की बात कर रहा हूँ, टाटा सुमो चलाई है, वो टाटा सुमो की तरह ही इस DSG गियरबॉक्स को ट्रीट कर रहा है। इसको एक टाइमली मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी को लेके इशू आने ही वाला है। ये जो DSG गियरबॉक्स है, ये खास ऑडियंस के लिए बनी है, जो ड्राइव एंथुजियास्ट है, जो गाड़ी की प्रॉपर केयर करना जानते हैं, जो गाड़ी को अपने फैमिली मेंबर की तरह संभालते हैं। ये DSG गियरबॉक्स उन्हीं के लिए बना है। आप इसकी टाइमली केयर करोगे, आप इसको जो रिकमेंडेड फ्लूइड्स आप वही डलाओगे, आप लोकली सर्विस नहीं कराओगे, ये गाड़ी आपको उतना ही मज़ा देगी जितनी एक कोई मारुति या फिर ह्युंडई की गाड़ी देती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप इसकी केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ आगे जाके आपको तकलीफ देने वाली है। तो 1.5 हाँ,
थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है अगर आपने इसको टाइमली मेंटेन नहीं किया, टाइमली सर्विस नहीं किया और आपने लोकली कोई भी इसमें फ्लूइड नहीं डलाया, सॉरी लोकली कोई फ्लूइड डलाया, लोकल गैराज से आपने गाड़ी रिपेयर करा के ले ली, तो आपको दिक्कतें दे सकती है। अदरवाइज डीएसजी में भी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। लेकिन जो नॉन डीएसजी है, जो टॉर्क कन्वर्टर है, आप आग बंद करके ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैं खुद एक गैराज चलाता हूँ, मैं खुद एक सर्विस सेंटर चलाता हूँ, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि 1 लीटर इंजन में ऐसी कोई रिलायबिलिटी की इशू नहीं है। उसके बाद सर्विस कॉस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो अगेन स्लाविया, वर्टस, टाइगन और कुशाक, इनका जो सर्विस है ये आज की डेट में ऑलमोस्ट इन्होंने एट पार करने की कोशिश की है होंडा सिटी या फिर ह्युंडई के साथ में। थोड़ी बहुत स्लाइटली महंगी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि डील ब्रेकर बन जाए। दूसरी चीज, जहाँ पे होंडा, मारुति, ह्युंडई की सर्विस 10,000 किलोमीटर्स पे होती है, यहाँ पे आपको 15,000 तक का आपको टाइम दिया गया है। 15,000 पे आप सर्विस करते हो, तो आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट आपको सेम ही दिखेगा। 10,000 पे आप 10,000 पे स्पेंड करते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर पे आप मारुति, ह्युंडई या फिर होंडा में 10,000 सर्विस कॉस्ट पे कर रहे हो। वही आप फोक्सवैगन या फिर स्कोडा में 15,000 दे रहे हो, लेकिन 15,000 किलोमीटर के बाद, तो घूम फिर के बात वही पे आती है। और हाँ, स्लाइटली महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके लिए कोई बड़ी चिंता का विषय हो। इसके अलावा इसके जो स्पेयर पार्ट्स भी है वो भी स्लाइटली महंगे हैं। काफी हद तक इन्होंने अपना कॉस्ट कम कर लिया है, एट पार है ह्युंडई या फिर होंडा के साथ में। थोड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन ये ड्यूरेबल भी उतना ही है। अगर मैं 1,000 रुपए की चीज खरीदता हूँ होंडा या फिर ह्युंडई की, जो कि 5 साल तक चलेगी, वही मैं स्कोडा फोक्सवैगन की चीज 1200 में खरीदता हूँ, वो मेरे लिए 7 या फिर 8 साल तक चलेगी। तो घूम फिर के कॉस्ट वाइज ये उतना ही आता है। तो खैर, बात हो गई अभी सर्विस कॉस्ट की और मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डरने वाली चीज़ या फिर कोई ऐसी चिंता वाली चीज़ नहीं है। आप सर्विस कॉस्ट के मामले में भी पीस ऑफ माइंड के साथ इन गाड़ियों को खरीद सकते हो। बिल्कुल चीप नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं कि आपको उसको देखना ही नहीं चाहिए। इसके बाद लिमिटेड सर्विस नेटवर्क, ये कंसर्न भी है, लेकिन साथ ही साथ ये स्कोडा फोक्सवैगन स्ट्रैटेजी का एक पार्ट भी है। देखो, फोक्सवैगन ग्लोबली एक इतनी बड़ी कंपनी है, चाहे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती थी, बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर खोल भी सकती थी, लेकिन जहाँ तक हमने एनालाइज किया है, स्कोडा फोक्सवैगन, खास करके फोक्सवैगन, एक लिमिटेड ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है, जो कि एक अर्बन ऑडियंस है। टीयर 1 सिटीज में इन गाड़ियों के सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छे है, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, और ये एट पार चल रही है किसी भी होंडा, ह्युंडई, मारुति गाड़ियों के साथ में। लेकिन टीयर 3 सिटी में ये खुद होके अपना प्रेजेंस दिखाना नहीं चाहते, या फिर वहाँ पे गाड़ियाँ सेल नहीं करना चाहते हैं। और यही इनके स्ट्रैटेजी का पार्ट भी है। अगर इनका हम सेल्स स्ट्रैटेजी को डीपली एनालाइज करें, तो ये कम से कम इंफ्रा में, कम से कम मैन पावर में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके सेल्स हिस्ट्री में दिखता भी है। हालांकि फिलहाल कुछ इनके केसेस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इनका जो प्राइमरी अप्रोच है वो मार्जिन बढ़ाने में है। अभी कुछ कंपनियां ऐसी भी है, जैसे कि हमने फोर्ड को देखा, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, गाड़ियों के सेल्स से ज़्यादा प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट था, आगे जाके P&L मैनेज कर नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली उनको कंपनी छोड़नी भी पड़ी। उसके पीछे और भी रीजंस थे, लेकिन ये लोग स्ट्रैटेजिकली चल रही है, जितने हमारे सेल्स हो रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जितने सेल्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि लिमिटेड ऑडियंस ही हमारे गाड़ियों को प्रेफर करे, और हो भी वैसे रहा है। जो गाड़ियां जर्मन गाड़ियां ले चुका है, स्कोडा फोक्सवैगन चलाता है, वो घूम फिर के इन्हीं के पास आता है, दूसरी कोई गाड़ियां प्रेफर नहीं करता है। तो लिमिटेड ऑडियंस के साथ, लिमिटेड मैन पावर के साथ, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ये गाड़ियां काफी अच्छे से इंडिया में सरवाइव कर पा रही है। तो ये एक इसके पीछे का रीजन भी है। लेकिन जब से इनकी जो रिसेंट व्हीकल लॉन्च हुई है, तब से खास करके स्कोडा ने टीयर 3 सिटीज में भी अपना अच्छा खासा नेटवर्क जमा लिया है। जो मेरा होम टाउन है उडुपी, एक छोटा सा जिला है कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका में, इतना भी कोई बड़ा शहर नहीं है। आप में से शायद ही कोई किसी ने इस नाम को सुना होगा उडुपी में। तो मैं रिसेंटली जब गया था, वहां पर भी 2 सर्विस सेंटर स्कोडा के थे।
तो ऐसी सिटी में अगर स्कोडा 2-2 सर्विस सेंटर खोल सकता है, और सिटी ऐसी है आप 15 से 20 मिनट में पूरे शहर का चक्कर काट के आ सकते हो, इतनी छोटी सिटी है। और वहाँ पे स्कोडा के 2-2 शोरूम्स है, 2-2 सर्विस सेंटर्स है। तो अभी टियर 3 सिटीज में भी ये अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले 4-5 साल में आपको टियर 3 सिटीज में भी इनका अच्छा खासा नेटवर्क दिखने को मिले। टियर 2 सिटी में भी इनके अच्छे खासे सेल्स हो रहे हैं। तो जो मेन जो प्राइमरी कंसर्न्स थे वो काफ़ी हद तक स्कोडा वोक्सवैगन ने एड्रेस किया है। सर्विस नेटवर्क को सुधारा है, सर्विस एक्सपीरियंस को सुधारा है, अपने मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम किया है, अपने स्पेयर पार्ट के कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन गाड़ियों का सेल कंपैरेटिवली कम क्यों दिखता है। सबसे पहले ये गाड़ियाँ देखें, हैचबैक सेगमेंट में है नहीं। स्कोडा हो, वोक्सवैगन हो, इनकी पोलो और फेबिया काफ़ी सालों पहले हैचबैक में आई थी, और पोलो की आपको सक्सेस पता ही है, काफ़ी अच्छे से पोलो बिकी थी। उसके बाद इनकी कोई भी गाड़ी हैचबैक सेगमेंट में है नहीं, और इंडिया में ज़्यादातर फिलहाल हैचबैक ही सेल्स हो रहे हैं। तो एक मेजर जो सेगमेंट है वहाँ पे इन गाड़ियों का प्रेजेंस है नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्स नंबर इनके ज़ीरो दिख रहे हैं। इसके अलावा ये गाड़ियाँ कमर्शियल कार्स में नहीं है। अगर हम मारुति की बात करें, ह्युंडई की बात करें, जहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, या फिर ऑरा हो गई, अर्टिगा हो गई, ये बहुत सारी गाड़ियाँ आपको कमर्शियल सेगमेंट में, कैब में, टूरिस्ट सेगमेंट में दिखती है, और इनके सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स पे होते हैं, मोर देन पैसेंजर कार्स। तो उस सेगमेंट में स्कोडा वोक्सवैगन बिल्कुल नहीं है, तो उनके नंबर के अगेंस्ट भी इनके नंबर ज़ीरो दिखते हैं। जहाँ पे इंडिया में 30-30, 40-40 हज़ार कमर्शियल कार्स बिकती है, उसके अगेन कमर्शियल सेगमेंट में ना होने की वजह से इनके सेल 40,000 के अगेंस्ट ज़ीरो दिखते हैं जब हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं। हैचबैक जहाँ पे इंडिया में 40-40 हज़ार बिक रही है, उसके अगेंस्ट भी 40,000 के अगेंस्ट यहाँ पे ज़ीरो नंबर आता है। इसके बाद ये गाड़ियाँ सीएनजी सेगमेंट में नहीं है, जहाँ पे टाटा या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ सीएनजी में डील कर रही है, हाइब्रिड ऑप्शन दे रही है। ये गाड़ियाँ सीएनजी में अब तक आई नहीं है, या फिर ये देना भी नहीं चाहती है। जो इनके पेट्रोल इंजन है उसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो सीएनजी गाड़ियों के सेल्स के अगेंस्ट भी इनके नंबर ज़ीरो दिख रहे हैं। इसके बाद डीजल सेगमेंट में भी ये गाड़ियाँ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पेट्रोल से कंपेयर करें और सिर्फ पैसेंजर कार में कंपेयर करेंगे एप्पल टू एप्पल, तो ये गाड़ियाँ आपको अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। जो हम ओवरऑल नंबर देख रहे हैं कि मारुति 1 लाख बिक रही है, कोई 60,000 बिक रही है, 40,000 बिक रही है, उसमें से कमर्शियल कार्स हटा दो, उसमें से सीएनजी हटा दो, उसमें से हैचबैक हटा दो। जो एक्चुअल सेगमेंट में ये गाड़ियाँ कंपटीशन में आती है, वहाँ पे इनकी हर एक गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। बेस्ट एग्जाम्पल, रिसेंटली काइलैक लॉन्च हुई थी, और ये अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एट पार परफॉर्म कर रही है अपने राइवल्स के साथ में, लिमिटेड सर्विस नेटवर्क होने के बावजूद। तो लोग उन गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं, लोग उन गाड़ियों को ले भी रहे हैं, लेकिन ये कुछ मिथ्स थे, कुछ परसेप्शन थे, उसके वजह से लोग इन गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। तो आखिरी वर्डिक्ट, क्या आपको इन गाड़ियों को लेना चाहिए? तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप डीएसजी लेना चाहते हो, आप एक ड्राइव एंथुजियास्ट हो, आप गाड़ी के पीछे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ही आपने डीएसजी लेना चाहिए। आप इस गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो आपको रिलायबिलिटी इशू आएंगे। लेकिन अगर आप टॉर्क कन्वर्टर लेते हो, 1 लीटर आप इंजन, टीएसआई इंजन कोई भी गाड़ी लेते हो, तो आपको रिलायबिलिटी को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आप टियर 1, टियर 2 सिटी में हो, आपके शहर में सर्विस नेटवर्क इसका अच्छा खासा है, तो बिल्कुल ले सकते हो, सर्विस को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, स्पेयर पार्ट्स भी इतने महंगे नहीं कि आपको डरना पड़े, आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर आप टियर 3 सिटी में रहते हो, तो सबसे पहले आपको सर्विस नेटवर्क आपके आसपास चेक करना पड़ेगा। अगर आज के डेट में भी आपके आसपास सर्विस नेटवर्क नहीं है, तो शायद आपको इन गाड़ियों को लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज सर्विस नेटवर्क है तो आप ये गाड़ियाँ ले सकते हो। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर आप 1 लीटर इंजन लेते हो, आपके शहर में सर्विस नेटवर्क है, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप ड्राइव एंथुजियास्ट हो तो आप डीएसजी ले सकते हो, प्रॉपर केयर करके इसके मज़े उठा सकते हो। अगर आपके शहर में सर्विस नेटवर्क नहीं है तो आपको शायद से एक बार सोचना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वीडियो आप तक लेके आ रहा हूँ, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।
जोक सपाट। तो आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो आप हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी टू व्हीलर मत चलाना। सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी अपनी कार बाहर मत निकालना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ। मुंबई वालों, पानी देख के पीना।